जिन लोगों का नाम सन 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो लोग किस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे? किसी वजह से उन्होंने अपना फॉर्म सही नहीं भराया, उसकी वजह से तो रिजेक्ट हो गया। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिनके घर पे फॉर्म ही नहीं आया या उनका 2003 की लिस्ट में उनका खुद का नाम ही नहीं है और ना 2025 की लिस्ट में नाम है, उनके घर पे नहीं आया, तो उनको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अपने फॉर्म को सफलतापूर्वक बिल्कुल अच्छी तरीके से निडर होकर के नो टेंशन अपने फॉर्म को भरना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो अहम मुद्दा हर इंसान के लिए है, क्योंकि अभी आपने देखा बिहार के अंदर भी वो मामला चला अच्छी तरीके से और अब यूपी के अंदर भी चल रहा है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है और टाइम को भी मैनेज रखते हुए हमने उस काम को स्टार्ट किया है। और एसआईआर का मुद्दा है वो। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि वो मुद्दा है एसआईआर, और एसआईआर को लेके हर आदमी कंफ्यूजन में है कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है, क्या बीएलओ भर के जाएंगे हमारे घर पे फॉर्म किस तरीके से आएगा हमारे पास, उसको भरना किस तरीके से है। तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अबूजर भाई से कि बीएलओ आपके घर पे आ रहे हैं, वो फॉर्म भर के दे रहे हैं या खुद भरना पड़ रहा है। तो इसमें कोई भी आदमी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अबूजर भाई जानकारी देना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा शादीशुदा है तो वो भी किस तरीके से फॉर्म भर सकता है, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है उसको किस तरीके से फॉर्म भरना है। तो दोनों की जानकारी देंगे अबूजर भाई। तो बताते हैं, देखते हैं डिटेल में क्या जानकारी दे पाते हैं अबूजर भाई। अबूजर भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी फरीद भाई, देखें ये जिस तरह से हमने ये बहुत बड़ा हवा बना रखा है एसआईआर को, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी मुश्किल या परेशानी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल राइट हो आज क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है, हमारे बहुत सारे लोग जो अनपढ़ हैं बेचारे, जो इस बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, वो जानते नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल परेशान है, बहुत सारी कंफ्यूजन हैं। उन कंफ्यूजनों को किस तरह से दूर करना है, इंशाल्लाह इसी को लेकर के आज हमने छोटी सी क्लिप वीडियो बनाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप ये वीडियो को देखिए और लास्ट तक आपका जो पूरा सिस्टम है, आपके अंदर जितने भी कंफ्यूजन है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, इंशाल्लाह वो तमाम की तमाम सारी कंफ्यूजन आज दूर होने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि हमारे अभी आपने देखा कि बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, और ये सिर्फ बिहार के अंदर नहीं हुआ बल्कि 12 राज्य हैं, उन 12 राज्यों के नाम हैं, उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है जिसमें हम लोग जिसकी नागरिकता है। तो एसआईआर का मतलब ये है, इलेक्शन कमीशन ये जांचना चाहता है, ये देखना चाहता है कि आप इस देश के नागरिकता में आपका नाम है भी कि नहीं। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माँ बाप हैं, फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर है, उस देश की नागरिकता में है भी कि नहीं। जो लोग इस दुनिया से मर चुके, जो इस दुनिया से जा चुके, वो उनकी वोट को क्लीन करना चाहते हैं और जो नई वोट है उनको बनाना चाहते हैं। बाकी लेकिन सर कुछ अफवाह मैंने देखा है, कुछ अफवाह ये भी फैल रही है कि ये सब चीजें वैसे ही हो रही है, लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसकी जानकारी आपके पास है? कोई डिटेल देना चाहिए सर? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये किसी धर्म के लिए स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है। ये अब से पहले 2003 में एसआईआर हुआ, उस टाइम पे भी हम लोग ये बात कह सकते थे कि सरकार गलत कर रही है। ये तो हर चीज का रूल होता है, एक निजाम होता है, उस निजाम के साथ सारी चीजें चलती है, सिस्टम चलता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों को सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है। कि लोग कंफ्यूजन में है, बीएलओ आपका फॉर्म भर के देगा या आपको खुद भरना पड़ेगा, इसकी अच्छी तरीके से जानकारी आपने रखा है? इसका कोई फॉर्म असल में जब फॉर्म तकसीम होने शुरू हुए तो बीएलओ के पास टाइम बहुत कम था। उनको एक तो मुकम्मल तौर पर समझाया नहीं गया, उनको नहीं, क्योंकि बहुत सारे बीएलओ हमने देखा, फोन किया, बहुत सारी चीजों के बारे में उनको खुद मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। मैं भी तो इसलिए कंफ्यूजन में हूं कि बीएलओ आते हैं और उन्हें मालूम नहीं कि भाई हम यहाँ क्या। पहले तो जिम्मेदारी बीएलओ की बनती है, लेकिन वो बेचारे परेशान है, उनको खुद अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं किया गया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो अब हमें ये करना है कि अपने फॉर्म, अब बीएलओ सबके घर पर आकर दे रहे हैं फॉर्म, तो फॉर्म लेना है अपने अच्छी तरीके से, किसी पढ़े लिखे आदमी से, अपने किसी रिलेटिव से उस फॉर्म को भरवाना है। और फॉर्म को भरने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, माइंड को फ्री करके अच्छी तरीके से। सर बड़ी दिक्कत वाली बात देश की जनता देख रही है, खासतौर पे यूपी के लोग तो देख ही रहे हैं, क्योंकि यूपी में ये मुद्दा खासतौर पे चल रहा है। तो आप फॉर्म के जरिए से बता दीजिए, जिसकी शादी नहीं हुई उसी का बताइए पहले। देखिए, सबसे पहले तो इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। कुछ चीजें तो ऐसी है जो विकल्पित है, यानी आपको डालना जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप चाहे तो उनको डाल सकते हैं, आप चाहे तो उनको ना डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले फॉर्म आपके घर पे आएगा, या तो बीएलओ देके जाएंगे या कोई भी जैसे भी आपके घर पे आए, उसमें आपकी पूरी डिटेल, आपका निर्वाचक का पूरा नाम, पूरा प्रक्रिया आपकी लिखी हुई होगी। आपको इसमें सिर्फ अपनी थोड़ी सी जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ, पहली जो लाइन है डेट ऑफ बर्थ मांगे आपसे हो, दूसरी जो लाइन है उसमें आपका आधार नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड में होगा, तीसरी चीज आपका मोबाइल फोन नंबर मांगेंगे, जो भी आपका एक्टिव नंबर हो आप डाल सकते हैं। मोबाइल फोन के बारे में एक कंफ्यूजन है दिमाग के अंदर कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओटीपी भी बताना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये फ्रॉड है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो से देखा भी कि ये फ्रॉड है बिल्कुल। क्या नाम होगा, कोई ओटीपी कह रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तो बिल्कुल गलत है सर। देखिए, आप इस तरह के अफवाह में न पड़े। कोई अगर आपका फोन नंबर मांगता है कि हम आपके फॉर्म ऑनलाइन कर देंगे, आपको सिर्फ ओटीपी डालना, इस तरह से आपका फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो आप खुद बीएलओ के पास जाए या किसी अपने जान पहचान या किसी अच्छे आदमी से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं भरने के बाद। राइट चीजें बताइए। उसके बाद आपको पिता का नाम, ये पिता की संख्या है, पिता का नाम यहाँ पे आपको भरना है। जैसे हमारे पिता का नाम तुफैल अहमद है,
उसके बाद हमारे पिता का एपिक संख्या, जो भी उनकी एपिक संख्या करंट में जो चल रही है वो डाल सकते हैं हम। एपिक संख्या का मतलब थोड़ी जानकारी देना चाहिए कि एपिक संख्या ऐसे भी होगा जिन्हें कुछ मालूम नहीं होगा इसके बारे में। एपिक संख्या होती क्या है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पहचान पत्र में या वोटर आईडी में जो नंबर होता है, वोटर आईडी नंबर ही बोल सकते हैं उसको, उससे आपका पूरा डाटा मिल जाता है, तो वो डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद अपनी मदर का नाम डालना है, उसके बाद अपनी मदर का एपिक नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो आपको अपनी पत्नी का नाम डालना है, अगर आप शोहर है, मेल है। और अगर आप फीमेल है, आप मैरिड है तो आपको अपने शोहर का नाम डालना है, और अगर आप बीवी है शोहर का नाम डालना है, और अगर आप शोहर है तो अपनी वाइफ का नाम डालना है। उसके बाद उन्हीं का एपिक नंबर डालना है जो भी आप है। उसके बाद ये 2 खाने ऐसे हैं जो बहुत ही, जिनमें लोगों को दिक्कतें हो रही है और परेशानी हो रही है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। अब बहुत सारे लोग इन 2 कॉलमों में कंफ्यूजन में हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप 2 तरह के लोग हैं। जो हमारा 2003 की लिस्ट में SIR हुआ, उसमें अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे आपने भर दिया, उसके बाद ये भरना है, ऐसे भरना है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका ये फॉर्म ये इस तरह से तो सर वो भी दिखा दीजिए आप, क्या नाम है उसका, कि लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि किस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो में अगर उसकी फॉर्म की जानकारी देगा अच्छी तरीके से तो पता लग जाएगा। ये मैरिड, देखिए ये हमारे फादर है, इनका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है। इन्होंने 2003 की जो SIR हुई थी उसकी जनगणना में हमारे पिता मौजूद थे, तो इन्होंने अपने फॉर्म पे इस तरह से भरा है। ये डिटेल सेम वही बननी जो मैंने आपको बताई। ये 2003 वाले को किस तरह से, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने 2003 की लिस्ट में जो भी आपका SIR हुआ, उस लिस्ट में आपका जो भी खुद का नाम था, खुद का जो भी नाम था, सेम वही नाम हूबहू उसी अंकों के साथ, उसी स्पेलिंग के साथ आपको डालना है। उसके बाद आपको अपना एपिक संख्या, चाहे आपका बाद में बदल गया हो, लेकिन आपको वही डालना है जो आपका 2003 की वोटर लिस्ट में था उस टाइम पे। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रही है। संबंधी में किसको डालना है, यानी आपको देखना है उसमें 2003 की लिस्ट में जो भी आपके संबंधी है वही आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आपने अपने वालिद का डाला है, अपने पापा का डाला है, तो उसको पिता डाल देना है, अपना जिला डाल देना है, राज्य का नाम डाल देना है। 2003 की वोटर लिस्ट में जो भी आपकी विधानसभा सीट रही हो, करंट में जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहली डिटेल डालनी है सर, सेम वही डालनी है, पुरानी वही आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालनी है, स्वयं वही आपको भाग संख्या डालनी है। आपके फॉर्म पे 2003 की लिस्ट में डली हुई होगी, आपको क्रम संख्या डाल देनी है। इस तरह से उनका फॉर्म भरना है जिनका 2003 की लिस्ट में खुद का नाम होगा। जिन लोगों का नाम सन 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, वो लोग किस तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे? देखिए वो इस तरह से भरेंगे, उनका खुद का नाम तो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में उनका नाम तो नहीं है। अब उनको अपने किसी भी रिलेटिव का, आप मान लो आपके फादर, आपकी मदर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर, उसमें नाना नानी भी आ सकते हैं, किसी की डिटेल आप डाल सकते हैं। तो आपने तो 2003 की लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का नाम डालेंगे। अगर आप अपने फादर का नाम डाल रहे हैं तो जैसे मतलब आपने डाला है तुफैल अहमद, उनकी एपिक संख्या जो भी 2003 की लिस्ट में थी, सेम 2003 की लिस्ट में जो भी उनका नाम था वही डालना है। उसके बाद अगर आपने अपने वालिद का नाम डाला है तो उनके जो रिलेटिव है, उनके अब्बा हैं यानी आपके दादा, उनका नाम डालना है। और अगर आपने यहाँ पे अपनी मदर का नाम डाला है, अगर आपने यहाँ पे अपनी मदर का नाम डाला है तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे उनके शोहर का नाम डालना है, फिर उनका एपिक संख्या डालना है। ओके सर, संबंधी में लोग बहुत सारी कंफ्यूजन में हैं, तो सेम ये डिटेल वही भरनी है जो आपके खास हैं, आपके दादा, आपकी दादी, आपके माता पिता, उनकी सेम वही डिटेल डालनी है जो भी आपके। सर अगर कोई कंफ्यूजन में रहे तो आपके नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9639281995। इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल तौर पर संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि जो SIR का मामला चल रहा है, SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसका टाइम क्या है? यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका टाइम कई महीने का है, कुछ लोगों को मालूम नहीं, कोई न्यूज़ नहीं पढ़ता है, कोई खबरें नहीं देखता है, किसी के पास बड़ा मोबाइल नहीं है, तो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो आप इसकी जानकारी सही तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले तो आप बखूबी समझ ले कि इसका कोई ये नहीं है कि भाई आपको 3 दिन में जमा करने हैं, 4 दिन में जमा करने हैं। इसका जो टाइम है, लिमिटेड टाइम, 1 मंथ। 4 नवंबर से हमारी ये प्रक्रिया शुरू हुई और 4 दिसंबर तक हमारे पहले चरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, बेलोज के पास जाकर या किसी भी जनसेवा केंद्र के पास जाकर आप अपने फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। सर दूसरी जानकारी ये चाहेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट की किस किस की जरूरत पड़ रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लागू है, क्या आधार कार्ड भी इसमें है, क्या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं? देखिए सर पहले तो आप ये बताएं कि ये डॉक्यूमेंट आजकल लोगों के दिमागों में अफवाह फैला दी लोगों ने कि सबको डॉक्यूमेंट की जरूरत है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को किसी को 2 की, किसी की 3 की, किसी को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। पहले आप ये बताइए डॉक्यूमेंट की जरूरत आप किसको मालूम करना चाह रहे हैं? मैं सर मालूम उनको करना चाह रहा हूँ जिन लोगों का नाम सन 2003 की लिस्ट में है, या उनको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। जिनका नाम 3 की लिस्ट में है या 25 की लिस्ट में है, उनके घर पे अगर कोई फॉर्म आ गया, वो फॉर्म के साथ किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना उनके लिए कोई कंपलसरी है ना कोई जरूरी है। और सर जिनके पास डॉक्यूमेंट वो नहीं आ रहा है, तो दूसरा चरण शुरू होगा, जैसे कि हम आपको बता रहे थे। और सन 2003 की लिस्ट में भी उन लोगों का नाम नहीं है और सन 2025 की लिस्ट में भी उन लोगों का नाम नहीं है, तो उन लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी? कुछ लोग तो वह है कि उनके घर पे उनका फॉर्म आया है, किसी वजह से उन्होंने अपना फॉर्म सही नहीं भराया, उसकी वजह से तो रिजेक्ट हो गया। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एक तो वो प्रक्रिया हो गई। दूसरे वो लोग हैं, उस तरह की प्रक्रिया के लोग हैं जिनके घर पे फॉर्म ही नहीं आया या उनका 2003 की लिस्ट में उनका खुद का नाम ही नहीं है,
और ना 2025 की लिस्ट में ना उनके घर पे नहीं आया, तो उनको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी बाद में। वो तकरीबन 4 दिसंबर के बाद की जो प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें इलेक्शन कमीशन एक डाटा डालेगा, एक कुछ उनकी तरफ से ऐलान जारी होगा, उसके हिसाब से जिसको जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उनकी तरफ से बता दिया जाएगा। बाकी लोगों को सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा सर, हाँ वो भी तो रह गया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो जो यार हम सरकार की तरफ से जी मांगिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि किसी को आधार कार्ड की जरूरत है, किसी को पहचान। देखिए, एक तो आधार कार्ड है हमारा, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी नजर में, मैंने आपको क्लियर कर दिया, अपनी नजर में आईडी तो है ये, उनकी नजर में ये आईडी के तौर पर प्रूफ नहीं माना जाएगा आधार कार्ड। बाकी वो 11 या 13 तरह के समथिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें से किसी को एक की जरूरत पड़ेगी, किसी को दो की और किसी को 3। खास में जो लोगों के पास रहते हैं देहात वगैरह में और लोगों को के पास बनवा के रखते हैं, वो खास तौर पर देखिए, सबसे मेन इनमें जन्म पत्री है, डॉक्यूमेंट है, सबसे मेन इनमें जन्म पत्री, उसके बाद हमारा पासपोर्ट आता है, उसके बाद 10th की हमारे पास मार्कशीट हो, स्कूल की तरफ से दी गई या मदरसे की तरफ से दी गई कोई 10th की मार्कशीट हो। अच्छा 10th की जरूरी है सर, 5वीं 6वीं नहीं सर, 8वीं की कोई नहीं चलने वाली, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ है वो 10th की। और सरकार की तरफ से जमीन के या मकान के कोई कागजात हो बंदे के पास। सर कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे पासपोर्ट है, लाइसेंस भी तो एक डॉक्यूमेंट है, तो लाइसेंस की क्यों नहीं मान लिया? इलेक्शन कमीशन की नज़र में ये लाइसेंस भी आईडी के तौर पर प्रूफ नहीं माना गया है। तो सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतना कीमती वक्त निकाला।